गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडर्न एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके रेस्पॉन्स ने काफी अच्छा लगा कि जिससे आप प्रेरित हैं कि हमें और भी इसी प्रकार से इसी थीम से बाकी पॉलिसीज उसके बारे में जानना है। तो उसी थीम में जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो एमएसएमई की पॉलिसी है। ये पॉलिसी साल 2024 और 25 में आई थी और ये जो मेन पॉलिसीज को पहले इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये एक बेंचमार्क बना हुआ राजस्थान के अंदर और इसके ऊपर ही फिर हम लेटेस्ट और नई पॉलिसीज लेके आए जिसके ऊपर काम करने का आधार जो हमारी मेन रिप्स है एमएसएमई है ये पॉलिसीज दे रही है। तो एमएसएमई पॉलिसी जैसा इसका नाम क्लियर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इन एंटरप्राइजेस के लिए हम क्या लेके आए, पॉलिसी लेके आए थे 2024 वाली। इसके अंदर मुख्य रूप से अगर जो हमारे वाणिज्यिक मंत्री हैं उनका स्पष्ट कहना था, जो उद्योग मंत्री उनका ये कहना था कि एमएसएमई के लिए वित्त, तकनीक और बाजार इसकी पहुंच हमारे लिए एक मुख्य चुनौती है और इस चुनौती को समाधान करने के लिए ही एक लाइफ टाइम अप्रोच के साथ हम ये पॉलिसीज लेके आए। ठीक है, आप समझेंगे कि आखिर इन चीजों को कैसे हम टैकल कर रहे हैं। जानने से पहले ये पता है कि आखिर सर एमएसएमई है क्या, उसका वजूद क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप ये सोचो कि यदि हम भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो जो एमएसएमई है वो लगभग 36% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो एमएसएमई जो है भारत के अंदर लगभग 36% जो हमारा आउटपुट निकलता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके अंदर इसका योगदान है। 36% चीजों को बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम विदेशों को चीजें निर्यात करते हैं उसके अंदर 45% से ज्यादा जो योगदान है वो एमएसएमई करता है और ये एक्सपोर्ट का डाटा है और ये एक्सपोर्ट राष्ट्र लेवल का है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का इकोनॉमिक रिव्यू बोलता है कि 97,000 करोड़ के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो राजस्थान ने किया विदेशों को, और वो भी इस समय जब आप देखो कितने प्रकार के विश्व में समस्याएं चल रही। यातायात प्रभावित है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर इश्यूज चल रहा है, कंट्रीज ने अपने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज अपनाई है, जिससे राजस्थान को भी बहुत नुकसान हुआ है। स्पेशली जो यूएसए ने किया, जो चीन कर रहा है, इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। और स्पेशली हमारा जो यहाँ से गुड्स निकलते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो हमारे यूरोप के राष्ट्र में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं और ये पूरा रीजन डिस्टर्ब है। फिर भी अगर हमने लगभग 97,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। और इन एक्सपोर्ट के अंदर आप जानते हैं हमारा एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है राजस्थान के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है। तो सब पहले नंबर पे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, दूसरे नंबर पे कौन है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, तीसरे नंबर पे कौन है तो मेटल्स है, चौथे नंबर के अंदर कौन है तो आपको बताना टेक्सटाइल है। तो ये कुछ एक क्रम है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रश्न आए तो आप आराम से कर सके। ये हो गया नेक्स्ट। अब ये जब पॉलिसी बनी 2024 वाली है तो इसने जो कंसिडरेशन लिया था वो 2022-23 और 23-24 के डाटा लिया। आज ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीवीए का, ये सारी चीजें बदल चुकी है। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान के अंदर ये प्रचलित कीमतों पे देखें तो उसमें हमारे कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 25.5% के आसपास। यदि आप उद्योग का देखें तो लगभग 26.5% के आसपास। यदि आप इंडस्ट्री का देखें तो राजस्थान के अंदर 47% के आसपास है। तो ये वर्तमान में नया डाटा है और ये राजस्थान के लिए। अगर राजस्थान के जीवीए की बात करें 2025-26 का तो जो हमारा कुल जीवीए है वो 17.12 लाख करोड़ है। कितना है, 17.12 लाख करोड़, ये राजस्थान का जीवीए है। और यही जो जीवीए है उसके अंदर एग्रीकल्चर का सेक्टर का कितना है तो लगभग 4.4 लाख करोड़। इंडस्ट्री कितना है तो 4.54 लाख करोड़। सेवा क्षेत्र कितना है तो लगभग 8.1 लाख करोड़। तो ये आप फिगर आप देखो 8 4 12 12 4 16 और कुल मोटा मोटा मिला के 17 लाख करोड़ का राजस्थान का जीवीए बनता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और जीवीए होता है क्या बेसिकली कि आपने फाइनल प्राइस क्या मिला, आपका आउटपुट क्या रहा और उसके अंदर आपने इनपुट क्या मिला, इसका जो अंतर होता है। मान लीजिए आपने एक आटे का प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने 100 रुपए का बेचा और उसके अंदर आपने गेहूं यूज किए थे जिसकी कीमत 20 रुपए, तो 100 रुपए आपका आउटपुट कॉस्ट हो गया, 20 रुपए आपकी इनपुट कॉस्ट होगी। इन दोनों का जो अंतर होता है 80 रुपए, वो आपका एक तरह से वैल्यू एडिशन है, वो जीवीए है। तो राजस्थान का कुल जीवीए, समग्र जीवीए कितना है, ग्रॉस कितना है, 17.12 लाख करोड़। इसके अंदर 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आपका सेवा क्षेत्र। और इसके अंदर यदि आप बात करें सर 17.12 लाख करोड़ को कैसे विभाजित किया गया, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो करीब 4.4 लाख करोड़ के आसपास का हमारा जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री जो है वो 4.54 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है। और उसके बाद लास्ट के अंदर आपका सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 8.1 लाख करोड़ के आसपास। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एमएसएमई का नेशनल लेवल के ऊपर प्रॉस्पेरिटी देख लिया, ये राजस्थान के देख लिया। अब आगे और इसके अंदर क्या बात है, दूसरा ये बताया इसके अंदर कि राजस्थान जो है एमएसएमई किन किन थीम पे काम करता है। तो सबसे पहले एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि हमारी जो ओवरऑल थीम है
ओवरऑल जो हमारी गति है, प्रोग्रेस है, वो लगभग 10 से 12% के आसपास रही है। एक समय में जब हमें राजस्थान को बीमारू स्टेट की कैटेगरी में डाला जाता था, आज वही राजस्थान हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर 7वें नंबर पर है। कौन सी? जीडीपी की साइज के अंदर। आप समझे, और कॉन्स्टेंटली हम 7 से 8वीं पोजीशन पर बने हुए हैं। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब से रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पे आई है, उसके बाद जब से राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में ऑयल्स और गैस हमें निकली है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिला है, हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़े हैं, इस कारण से हमारी जीडीपी की साइज बढ़ी है। तो आज भारत के अंदर हालांकि पॉलिसी बनी, उस टाइम भी हमारी 7वीं पोजीशन थी, और आज भी जो राजस्थान की जीडीपी है वो भारत के अंदर 7वीं पोजीशन पर। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि भारत की जो जीडीपी है उसका साइज कितना है, तो उसका साइज है 357 लाख करोड़ इस बार। और इस 357 लाख करोड़ के अंदर राजस्थान की जीडीपी कितना है, वो है करीब करीब आपका 18.75 लाख करोड़। ये जो 18.75 लाख करोड़ है वो 357 लाख करोड़ में कितना योगदान रखता है, तो लगभग 5.2% के आसपास। कितना? 5.2%। यानी कि 5.2% भारत की जीडीपी के अंदर राजस्थान का हिस्सा है, और इसी कारण हमारी रैंक कौन सी है? 7वीं जीडीपी की साइज के अंदर। और यदि हम एमएसएमई की बात करें तो ये एमएसएमई जो है उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है, और उद्योग क्षेत्र की गति अगर देखे जाए कि हमारी गति कितनी रही, तो हमारी जो प्रोग्रेस रही पिछले साल की तुलना में इस साल वो 8.98% रही। मतलब कि इस लगभग 9% की गति से हमने पिछले साल की तुलना में हमारे उद्योगों ने प्रोग्रेस की। तो आप समझ गए एक थीम। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। बेसिक डाटा एक बार जब क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो हमें आइडिया लगता है कि हम किस चीज पे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपन देखें कि सर राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनको एमएसएमई के रूप में हम प्रमोट कर रहे हैं, यहां जहां हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहला है जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण। फिर लिखा है हस्तशिल्प, टेक्सटाइल। फिर हमने बात की फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। क्यों बोल रहा हूं खाद्य प्रसंस्करण इंपॉर्टेंट? भारत की जीडीपी की यदि बात करोगे तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 15%, 16% के आसपास ही जीवीए में या फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि राजस्थान का एग्रीकल्चर लगभग आपका 25%, 26% के आसपास हमारा जो जीवीए है या जीडीपी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। तो आप ये समझो कहां भारत के अंदर मात्र 15 से 16% जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट की इंडस्ट्री में योगदान दे रहा है, वहीं राजस्थान के अंदर जो 25 से 26%। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर आज भी राजस्थान के अंदर बैकबोन है। और एग्रीकल्चर के साथ आप जानते हैं कि जहां जो फसलें हैं उनके प्रोडक्शन में, उनकी क्वालिटीज में गति हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी पशुपालन के अंदर, मछली पालन के अंदर, उन चीजों में ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। इसीलिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण है, वो भी एक मेन क्लस्टर बन के निकल रहा है, जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट है वो बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ और क्या है सर? ऑटो कंपोनेंट्स। क्योंकि क्या हुआ है, आपको ये समझना होगा कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर रीजन है, अलवर भरतपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, जो हमारी नई नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है जिसके अंदर कौन सी है, खैरथल, तिजारा है, ये सब आसपास का जो क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्र को एनसीआर से जोड़ने के कारण, और एनसीआर के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑटो इंडस्ट्री है। स्पेशली अगर मानेसर, गुड़गांव के आसपास बात करें तो वहां हमें मारुति जैसी कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, इन प्लांट्स के लिए ये मदर इंडस्ट्रीज होगी, और इनके बगल में जो रॉ मटेरियल या ऑटो कंपोनेंट्स जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अलवर, भरतपुर, ये जो आसपास का क्षेत्र है, नीमराणा वगैरह, यहां से ये प्रोडक्ट कहां जाते हैं? दिल्ली को सप्लाई होते हैं। इस कारण से राजस्थान के अंदर एमएसएमई में ऑटो कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा रोल या फिर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ये हो गया। उसके बाद बोला हमने कपड़ा और चमड़ा। तो हम जानते हैं कि भीलवाड़ा हो गया, बालोतरा हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, जयपुर हो गया, ये कपड़े के क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। और इस बार के बजट के अंदर हमने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने का प्रयास भी किया, ना सिर्फ राजस्थान ने बल्कि इंडिया के लेवल के ऊपर भी। जहां इंडिया के लेवल के ऊपर तो हमने बोला है कि हम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम या पॉलिसी लेके आएंगे। और ना सिर्फ हमने ये बोला है कि बल्कि ये भी बताया है कि सर देखो, अगर टेक्सटाइल की बात करते हो तो हमने पिछले साल बजट के अंदर मित्र शक्ति पार्क बनाए, पीएम मित्र पार्क बनाए। तो पीएम मित्र पार्क कुछ नहीं है, ये टेक्सटाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका है। इसके अलावा हमने इसके अंदर एक और कंसेप्ट लेके आए थे टेक्सटाइल सेक्टर में, और वो टेक्स्ट था आपका 5F का। क्या था? 5F। क्या है 5F? तो 5F बोलते हैं सर फार्म, यानी कि आपका खेत। खेत से क्या निकलेगा? फार्म, खेत। खेत में क्या निकलेगा? फाइबर। इस फाइबर को कहां लेके जाओगे? तो सर लेके जाएंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ले जाके क्या करोगे सर? फैक्ट्री में ले जाकर के इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैशन या डिजाइनिंग का काम करेंगे। उससे क्या होगा सर? उससे फिर इसको हम क्या करेंगे? फॉरेन भेजेंगे। यानी कि कुल मिला के अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। तो ये जो 5F है वो भी हमारे जो वस्त्र उद्योग है, हमारा जो
टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट करने का एक मेजर प्रयास है। ये समझ गए आप। और इस बार के बजट के अंदर भी इस सब को हम इंटीग्रेट करके एक नई पॉलिसी लेके आए, ऐसी हमने बात करी, ठीक है। और इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि वस्त्र और परिधान के लिए राजस्थान सरकार भी खुद 2025 के अंदर, जिसको अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो टेक्सटाइल की पॉलिसी हम भी लेके आ रखे हैं। तो ये बातें उसके अंदर भी मेंशन है, जब हम उसकी पॉलिसी की बात करेंगे तो इनको जानेंगे। तो ये 5F का कंसेप्ट जरूर याद रखना, कहीं पर भी आपके काम आ जाए तो आप उसका आंसर बढ़िया से कर सकें, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ये बात, ये ध्यान रखना है। अब ये बात करते करते ही मैंने आपको ये बताया था कि ये सेक्टर हो गए, और लास्ट के अंदर सर पत्थर, तो यहाँ पे सैंडस्टोन्स होते हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल्स हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या फिर जो आपने अगर पंचगौरव योजना को ढंग से पढ़ा है तो पंचगौरव योजना के अंदर भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने मार्बल को उन डिस्ट्रिक्ट्स का एक प्रोडक्ट बना रखा है। कौन सी? अगर आप सिरोही देख लें, अजमेर देख लें, उसके बाद उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये पूरा का पूरा बेल्ट है। इस बेल्ट को हमने जो मार्बल के लिए संरक्षित रखा है, तो ये भी एक क्लस्टर बनने का अहमियत रखता है। अब ये बात होगी, इसके साथ और क्या बात करी, ये हो गया आपका। इसके साथ और क्या बात करी, तो सर आखिर ये क्या पॉलिसी, कब, क्या डेट्स, जो बेसिक हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अभी हालांकि क्वेश्चन उससे हाई लेवल के बनने लगे हैं, तो अगर इसकी बात करें तो सर 31 मार्च 2029 जो जनरली सभी पॉलिसीज की डेडलाइन है, वो इसकी डेडलाइन है। क्योंकि ये पॉलिसी काफी पहले आई थी, इसलिए इसकी डेट नहीं डाली कब लॉन्च करिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, हालांकि डाला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसकी रिलेवेंस है। अब ये 2029 तक पॉलिसी है, वो लेगी। इससे पहले पॉलिसी थी, हाँ थी, उसकी डेट 2022 में खत्म हो गई, फिर हम 24 के अंदर नई पॉलिसी लेके आ गए। साथ ही साथ एमएसएमई की परिभाषा क्या है, तो देखो एमएसएमई की परिभाषा वैसे तो भारत सरकार ने इसको अधिसूचना के माध्यम से कर रखा है, लेकिन रिसेंटली 6 महीने पहले हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि सर एमएसएमई है क्या। तो एमएसएमई होता है सर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 एंटरप्राइजेस या उद्योग की श्रेणियां होती है। यदि इन उद्योग की तीनों श्रेणियों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक हम ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, और दूसरा हमारा साधन होता है कि सर ये जो श्रेणियां हैं उद्योग की, इनका व्यापार कितना है या उनका टर्नओवर कितना है, यानी कि एक साल के अंदर वो बिजनेस कितना जनरेट कर रहे हैं, पैसा कितना जनरेट कर रहे हैं। तो ये मुख्य बातें आती। अब यदि अपन बात करें सर माइक्रो की, निवेश की सीमा, तो पहले निवेश की सीमा कम थी, अब बढ़ा दिया। पहले जो निवेश की सीमा थी वो 1 करोड़ थी, कितनी थी 1 करोड़, और उसको अब हमने कितना बना दिया, हमने उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया, तो आज कितना हो गया सर 2.5 करोड़। फिर जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसमें अभी निवेश की नई सीमा क्या है, तो आपकी हो गई है 25 करोड़, और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसकी निवेश की सीमा हो गई आपके 125 करोड़। तो ये तो आज की लेटेस्ट सीमा है किसकी, निवेश या इन्वेस्टमेंट की। और यहीं इसकी तरफ दूसरी तरफ अगर आपके टेन्योर की बात करें, तो टेन्योर के अंदर जो आपकी ये माइक्रो है वो आप देखो कम से कम 1 करोड़, ये तो 10 करोड़, फिर आपका ये 100 करोड़ और ये 500 करोड़, समझ गया। तो ये हमारा टेन्योर हो गया, इसको हमने 2 गुना कर दिया है। तो बेसिकली ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आज की तारीख में इतना इसका स्टेटस है, ठीक है, क्लियर है, ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखें इस बार निवेश और जो टर्नओवर हमने फर्क क्या रखा, तो इसको 4 गुना कर दिया गया है। बेसिकली ऑटोमेटिक 4 गुना हो गया है, आप देख लो, आपको आपका काउंटर चेक करना है कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। माइक्रो 2.5 का 4 गुना 10 करोड़, 25 को 4 गुना आपका 25 करोड़ का 4 गुना 100 करोड़, 125 करोड़ का 4 गुना 500 करोड़। तो क्लियर है। तो ये बेसिकली एमएसएमई की नई क्लासिफिकेशन है जो सरकार ने हमें घोषित की है। इसके अलावा अगर आपको इसकी पिक लेनी है तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज ये ऑलरेडी मैंने आपकी पॉलिसीज हैं जो पीपीटीज हैं वो भी अवेलेबल करवा रखी है, ऐप पे जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई कहाँ गई हमारी, यस, ओके, हाँ, तो ये यहां पे क्लियर हो गया, आपको एमएसएमई की क्लासिफिकेशन बता दी। ओके, ये डेट्स हो गई, ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर इसके अलावा सर क्या प्रोविजन है इसके अंदर, तो क्या बोल रहे हैं हमने बोला कि नॉर्मल जो उद्यमी है उसके लिए तो फैसिलिटी है, कुछ स्पेशल उद्यमी बता रखे। किसको बनाया आपने,
हमने बनाया है महिलाओं को, SC/ST को, जो फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं उनको, या फिर जो जिनकी उम्र 35 साल से कम युवा के हैं, इन सबको हमने एक विशिष्ट उद्यमी बनाया। विशिष्ट उद्यमी को थोड़ा सा प्रोविजन एक्स्ट्रा है, बेनिफिट एक्स्ट्रा है, क्योंकि समाज कल्याण की भावनाओं से उत्प्रेरित है। और इन चीजों के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जिन कैटेगरी का हमने नाम लिया, इनके पास खुद के पास उस कंपनी का, उस MSME का 50% से ऊपर की इक्विटी होनी चाहिए, यानी उसको मालिकाना हक होना चाहिए। तभी सरकार बोल रहे हैं हम आपको कुछ विशिष्ट उद्यमी कैटेगरी में डालेंगे, और यदि आप विशिष्ट उद्यमी की कैटेगरी में आओगे तो कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई नया उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसको रिप्स के बेनिफिट है वो भी मिल सकते हैं, ये एक बात है। दूसरा, हम इसके साथ एक इंपॉर्टेंट है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉमन फैसिलिटी। इसको आगे डिटेल में बात करेंगे। दो चीजें MSME प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्लस्टर प्रोग्राम, क्लस्टर को डेवलप करना, और क्लस्टर के साथ एक इंपॉर्टेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। क्या होता है कॉमन फैसिलिटी सेंटर? एक ऐसी जगह जहां पर हम किसी को बोलेंगे कोई उस एरिया को डेवलप कर ले, वहां बहुत सारी चीजें होती है, मशीन्स होती है, टेस्टिंग की लैब्स होती है, MSME वाले जाकर के वहां पे प्लग एंड प्ले के माध्यम से फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक MSME हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, तो मैं किसी कॉमन फैसिलिटी में जाऊंगा, वहां पे अपना जो काम है, मेरी जो मशीन्स है उसको लगाऊंगा, और उसके बाद मैं उत्पादन शुरू करूंगा। उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंदर ऑलरेडी सरकार की तरफ से बिजली आ रही है, वहां पे आपके वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, सब कुछ बना हुआ है। तो वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ होगा? किसी न किसी एक क्लस्टर के अंदर होगा, और वो क्लस्टर आपको उत्पादन में, डिजाइन में, टेस्टिंग में, ये सब के लिए बनाने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर। और लास्ट के अंदर इस MSME को प्रमोट करने के लिए हमने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कोई ना कोई प्रोडक्ट उसको पहचानो, और वो कहां से पहचान रहे हो? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और साथ ही साथ हमने बोला है यदि कोई 50 किसानों से ऊपर का कोई FPO है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हमने इसके साथ जोड़ा है, ताकि ये सब मिल करके एक मेजर काम कर सके, और जो MSME की अवधारणा है उसको हम प्रमोट कर सकें, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसके बाद अब देखो आप, आखिर इसके माध्यम से हमने इसमें 6 मेन पिलर बना रखे हैं। क्या पिलर हैं? वो है सर, उद्यमिता को हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट हमने बोला कि सर हमें क्लस्टर्स हैं वो बनाने। क्लस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है सर? कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स होने चाहिए, और ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए वहां टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी हो, और चीजें काफी आगे जाए। डन। इसके साथ हमने क्या बोला सर कि हमारा एक प्लान है सर, मार्केट हो जो कि इंटीग्रेटेड मार्केट हो, वहां पे सरकारी, प्राइवेट सब। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं सर, ऐसा मार्केट हो जहां पर जो ये हमारे MSME की यूनिट है अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन वहां पे बिकना चाहिए। कोई सरकार की हमारी कुछ एजेंसीज है, उनको मार्केट से कोई आइटम चाहिए और हमारी MSME कोई आइटम बना रही है, तो उस MSME को कुछ ना कुछ वहां पे कुछ टाइम के लिए रियायत, रिजर्वेशन दिया जाए कि हाँ आपसे प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। MSME बहुत सारी है, उनके बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसे MSME का खुद का इकोसिस्टम डेवलप होगा। इस कारण से हमने बोला कि सर बाजार के मामले में भी हमको इसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। फिर इसके बाद बुनियादी ढांचा हो गया, फिर आपकी क्वालिटी, उसके लिए टेस्टिंग लैब होगी, और पूंजी का प्रवाह। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, MSME पॉलिसी के माध्यम से हमने इसके अंदर पैसे का माध्यम भी रखा कि आप कैसे ऋण ले सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो, किस प्रकार से सरकार आपका हैंड होल्डिंग करके आपको आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये कुछ हमारे मुख्य पिलर्स हैं जिसके अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि MSME के अंदर हमने कुछ वन स्टॉप्स बना रखी है, जिसके माध्यम से आपको कहीं नहीं भटकना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है बहुत आसान तरीके से। इवन आज तो सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, अगर आपको MSME बनना है तो आप खुद से अपना साइन करके सेल्फ डिक्लेयर कर सकता हूं कि मैं आज से एक MSME। बेसिक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें और देखिए कि MSME के लिए एक एक्ट आया था 2019 के अंदर, और ये जो एक्ट है ये बोलता है कि कोई भी MSME की यूनिट लगी है, उस MSME की यूनिट है 5 साल से पहले कोई भी जाकर के वहां पर किसी प्रकार की डिमांड नहीं मांगेगा, वहां जाके कोई टेस्ट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, उससे NOC नहीं मांगेगा। इसके साथ ही साथ हमने ये बोला है कि भाई किसी प्रकार की राज्य सरकार से कोई आपने अनुमति लिए नहीं लिए तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा क्यों किया? ताकि इकोसिस्टम क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं कि आज पहले दिन आपने कोई अपनी यूनिट खोली, कोई बनाने के लिए फैक्ट्री खोली, और वहां पे 3-4 ऑफिसर आगे बोला आपने कैसे कर लिया। इससे क्या होता है, माइंडसेट खराब होता है उस इंडस्ट्री का, बिजनेसमैन का, और फिर वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनता। गुजरात ने यही तो किया है। इस कारण से गुजरात के अंदर पुलिस स्टेट कम और एक एंटरप्रेन्योर स्टेट ज्यादा है। वहां हर बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे उद्यमी बनना है, मुझे व्यापार करना है, मैं इसकी फैक्ट्री खोल रहा हूँ, मैं उसकी फैक्ट्री खोल रहा हूँ। वहां पर ना सिर्फ वहां का खुद का लोकल, बल्कि भारत के किसी भी कोने से आके व्यक्ति वहां इंडस्ट्री खोलना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। और तीसरा, विदेश से यदि पैसा आता है तो वो भी सबसे पहले गुजरात आता है।
महाराष्ट्र आता है। तो वहां उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। राजस्थान भी प्रयास कर रहा है कि हम भी एमएसएमई के माध्यम से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिससे हमारा ये डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, इसके अंदर एक वन स्टॉप शॉप हम लेके आए हैं। क्या है सर वन स्टॉप शॉप? सर आपने अगर नाम सुना एक निवेश पोर्टल का, निवेश पोर्टल, तो जो निवेश पोर्टल हमने बनाया है, एक हमारे पास संस्था है बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 1991 में बनी थी। ये संस्था ने निवेश पोर्टल बनाया और निवेश पोर्टल एक तरह का सिंगल विंडो है, वन स्टॉप शॉप है। वहां पर आप जाओ, यदि 10 करोड़ से ऊपर का आपका निवेश है, आप उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन डालो। मुख्यमंत्री लेवल के स्तर से वहां पे 2 कमेटियां बनी, एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और एक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। इन दोनों कमेटी के माध्यम से उसका अप्रूवल हो जाता है, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है और आपका काम डन है। तो ये इस प्रकार से वन स्टॉप शॉप या इस प्रकार के निवेश पोर्टल बना के हम जो उद्यमी हैं, जो निवेशक है, उनको आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना रखा है। क्या बना रखा है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। यदि आपका निवेश 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, कितना निवेश है आपका? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में, तो आप सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। और यदि आपका निवेश 10 करोड़ से ऊपर है तो आप वन स्टॉप के माध्यम से, निवेश पोर्टल के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेंथन करके काम कर सकते हो। तो ये मुख्य बातें होगी। इसके अलावा कुछ संस्थागत सिस्टम्स बनाए और इनके आपने नाम जरूर पढ़े होंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। MIFC, तो क्या हो गया? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, इसके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। तो ये आपने इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर टर्म पढ़ी होगी, कई बार करंट अफेयर में भी आती है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ। किसका फैसिलिटेशन? एमएसएमई का। और ये क्या करता क्या है? अरे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। जब उनको आइडिया नहीं है, हम चलो ठीक है, आप और हम तो पढ़ रहे हैं, हमें इकोनॉमिक रिव्यू पता है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो इस चीज का चलो आपको आइडिया है, आप ओरिजिनल पॉलिसीज पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लग गया। बहुत सारे लोग हैं वो पॉलिसीज नहीं देखते, तो उनको कैसे मालूम चलेगा ये चीजें? तो इसलिए क्या हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक फैसिलिटेशन सेंटर खोल रखा है और ये फैसिलिटेशन सेंटर उनकी हेल्प करता है कि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इनसे पूछ सकते हो और आपका काम कर सकते हो। डन। नेक्स्ट बात करी हमने, इसके अलावा एमएसएमई का एक डेवलपमेंट का सेंटर भी खोल रखा है। इसका मतलब क्या है? अगर एग्जिस्टिंग कोई एमएसएमई है, उद्यम है, और उसको कोई अलग से सहायता चाहिए तो वहां पे ये हेल्प करते हैं। डन। और इसके अलावा एक हमने और आपका पोर्टल खोल रखा है जिसके माध्यम से यदि आपका कोई पेमेंट फंसा हुआ है, एमएसएमई के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो उसका ऑर्डर्स आते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं वो फंस जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। एमएसएमई की कैपेसिटी कम है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत खराब है, उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, और मान लो उसके पास किसी एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया। एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए बताएं कि मान लीजिए हाँ देखते हैं, तो मान लीजिए ये एक एमएसएमई है और इस एमएसएमई का नाम क्या है? ए। इस एमएसएमई के पास में एक ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया उनके पास एक्स। क्या ऑर्डर आया? उनके पास ऑर्डर आया कि आपको 100 कूलर बनाने हैं, ठीक है, 100 कूलर बनाने, और मान लीजिए एक कूलर की लागत कितनी है? 10,000 रुपए। तो 100 कूलर हैं, 10,000, तो कितना हो गया? 10,000, उसके बाद आपका 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, ये एक इतना ऑर्डर है। अब इसी संख्या को मान लो थोड़ा सा बढ़ा दो, ये 10 लाख रुपए इसका एक ऑर्डर है। इसने क्या किया? जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ किया है, इसने ये कूलर बना दिए और 10 लाख का ऑर्डर फुलफिल करके उसने कंपनी को वापस पकड़ा दिया। तो जो कंपनी जिसने इसको ऑर्डर दिया था वो कूलर लेके चली गई, लेकिन वो इसको आज के आज पैसे नहीं देगी, इसको बना के पहला देना पड़ेगा, लेकिन पैसे आता उतने मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो कंपनी बोल रही है यार मुझे भी तो 100 कूलर बेचने हैं, तो आप एक काम करो, 5-7% पैसा अभी रख लो, बाकी पैसा मैं आपको बाद में चुकाता हूँ, या जैसे मेरा माल बनेगा तब दे दूंगा, या फिर आपको 60 दिन 90 दिन के बाद पैसे दूं। से 90 डेज के बाद हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और 90 दिन के बाद मैं आपका 90% पैसा वो दे दूंगा, 10% मैंने आपको एडवांस दे दिया। क्लियर है? एमएसएमई खुश है भाई, ऑर्डर आ गया, उसने दे दिया, ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। इसी बीच में इस एमएसएमई के पास में एक और आया और एक और नया ऑर्डर आ गया। क्या आया? एक नया ऑर्डर। ये जो नया ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर की कीमत कितनी है? ये जो ऑर्डर है, मान लीजिए इस ऑर्डर में जो खर्चा आने वाला है वो 20 लाख का है। सुनिए मेरी बात, तो यहां पर उसको 10 लाख का ऑर्डर मिला था, जैसे तैसे उसने अपने लेवल से पैसे का जुगाड़ किया, दे दिया, इसके उसके सप्लाई कर दी, उसने माल दे दिया, लेकिन पैसे नहीं मिले। और यहाँ पे इसके पास एक नया ऑर्डर आ गया, बिजनेस बढ़ रहा है। कौन सा कंपनी का मालिक होता है जो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं करना चाहता, करना चाहता है?
अब जो ये 20 लाख रुपए में उसका नया ऑर्डर आया, ये वो पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट की ऑलरेडी उसके पास उधारी है, पैसा नया नहीं है उसके पास, पिछले वाला उसने अभी तक पैसा दिया नहीं, जबकि वो माल की सप्लाई कर चुका है। इस कारण से बहुत सारी एमएसएमईज क्लोज हो जाती थी, बंद हो जाती, क्योंकि पिछला ऑर्डर पूरा नहीं है, लेबर बैठी है, बहुत सारी समस्याएं। सरकार ने बोला हाँ ये एक समस्या है, इसीलिए सरकार एक प्रावधान लेके आई जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या है ये पोर्टल? ये पोर्टल सिंपल बात करता है, ये बोलता है यदि किसी ने ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर लेने वाला आज की तारीख में पैसे देने में सक्षम नहीं है और इस एमएसएमई को पैसे चाहिए, तो ये एमएसएमई इस पोर्टल पे जाए और इस पोर्टल पर अपना जो इनका जो एग्रीमेंट था, जो पर्ची थी, वो पर्ची इस पोर्टल पे दिखाए और इस पोर्टल वाले को बताए, क्या बताएगा कि देखो सर यहाँ पे कोई ना कोई बैंक होगा, एनबीएफसी होगा, और वो बोलेगा कि सर मेरे को ये पैसे चाहिए, ऐसी ऐसी बात होगी। ये ट्रेड्स बोलेगा यस सरकार ने हमको बोल रखा है अगर आप एमएसएमई हो तो हम आपको पैसे देंगे, और ये जाकर के यहाँ पर डिस्काउंटिंग, कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ पैसे काट लेगा। मान लीजिए 5% पैसे काट लिए इसने और बाकी 95% पैसा किसके पास मिल गया? इसके पास, और फिर ये अपना आगे का काम कर सकता है, नया ऑर्डर कर सकता है, इस प्रकार से फ्लरिश हो सकता है। तो ये एमएसएमई की बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसको बोलते हैं सर एमएसएमई के ऑपरेशनल कॉस्ट, जो उसको दिन ब दिन जो चलाना है, व्यापार चलाना है, उसके अंदर समस्याएं आ रही थी, तो इसको ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर काम करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और इस प्रकार से जो पेमेंट होता है, एमएसएमई का डिले होता है, उसको हल करने के लिए राजस्थान ने भी अपने लेवल पर ये इस प्रकार की संस्थाएं बना रखी। डन। तो ये बात आपको बतानी थी जिसको आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है नेक्स्ट? ये एक चीज हो गई। तो सर अब ये सब कुछ हो गया, अब हमारा मेन करना क्या चाहते हैं? तो हमारा मेन टारगेट है सर हमें क्लस्टर्स बनाने। क्या बनाने? क्लस्टर्स। तो ये क्लस्टर की थीम कहां से लेके आए? तो केंद्र सरकार एक योजना लेके आई थी जिसका नाम था माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमई लिखा, एमएसई लिखा ना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और इनके लिए हम क्या लेके आए? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमने वहां से कॉपी किया और उस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे राजस्थान में लागू करने के लिए हमारी एमएसएमई पॉलिसी में हमने एक पीएमयू, प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, तो ये हमने बनाई। इससे क्या होगा, अगर किसी क्लस्टर को यहाँ पे डेवलप करना है तो कैसे कर सकते हैं आप समझो। क्लस्टर एक प्रकार का जोन होता है जहां बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। किसी भी प्रकार के क्लस्टर को बनाने के बाद वहां पे बहुत सारे लोग आके अपनी फैसिलिटी अवेल करते हैं। राजस्थान सरकार चाहती है कि ये जो क्लस्टर बनाने का काम है ये कोई ना कोई प्राइवेट एजेंसी करे। कौन करे? कोई ना कोई प्राइवेट एजेंसी करे। तो हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, उसको कैपिटल सब्सिडी देंगे, उसको इंटरेस्ट में छूट देंगे, अलग अलग जो रिस्क के प्रावधान है उसकी हेल्प करेंगे। इस प्रकार का जो क्लस्टर डेवलपमेंट है वो मेन हमारे एमएसएमई थीम का पार्ट है। इसके बाद आप देखो हम क्या करना चाहते हैं। बाकी ये जो हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा है, खादी है, इनके लिए सीएफसी बना रहे हैं। तो सीएफसी मैंने आपको बताया क्या है, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। क्या है ये? कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। कल हो गया। और ये क्लस्टर क्या है? क्लस्टर है, हम बात हो चुकी। इसी के अलावा हमने एमएसएमई की टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर बनाया भिवाड़ी के अंदर। वहां पे हमने बहुत सारी चीजें की है। तो भिवाड़ी एक बहुत उभरता हुआ इंडस्ट्रियल रीजन है, जोन है, वहां पे काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, इसमें हम कुछ बेसिक आपको छूट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रीको को आप जानते हो, राजस्थान इंडस्ट्री एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है वो इन एमएसएमई को स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से सीएफसी बनाने के लिए क्या कर रहा है? सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वो बनाने के लिए जो भूमि है वो 25% डिस्काउंट पे दे रहा है। जो वहां की रेट है उससे 25% छूट। आप समझ गए, डीएलसी रेट्स वैसे भी कम होती है और एमएसएमई लगाना है तो उसके अंदर आपको 25% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात होगी। फिर इसके अलावा इस बार के बजट के प्रावधान में आप देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है कि हम बालोतरा वाले क्षेत्र के अंदर एक सीईटीवी बनाएंगे। क्या है? कॉमन एफ्लुएंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट। जो औद्योगिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट निकलता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्लांट है उसका नाम है सीईटीपी। तो ये बनाने का प्लान है। जब ये सीईटीपी की बात चल रही है तो इसके माध्यम से हमारी पॉलिसी कौन सी थी? एमएसएमई। उस एमएसएमई पॉलिसी ने सरकार को बोला कि इस पे काम कीजिए। तो इस एमएसएमई पॉलिसी के कारण वर्तमान के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एमएसएमई पॉलिसी के कारण हम वर्तमान के अंदर बजट के अंदर हमने घोषणा की है कि सीईटीवी बनाएंगे। अभी सीईटीवी बनाने के लिए सरकार बोल रही है अगर कोई इच्छुक है वो आए, प्राइवेट इंडस्ट्री सीईटीवी बनाए, उसको हम क्या देंगे? अनुदान देंगे। कैसा अनुदान देंगे? अगर आप किसी प्रकार का पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो कचरा है या औद्योगिक अपशिष्ट है उसके उपचार के लिए संयंत्र लगाते हो, जिसे सीईटीपी कहते हैं,
कॉमन एफ्लुएंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट, ये यदि लगाते हो जो आपका लागत के अंदर खर्चा आएगा उसका 75% आपको सरकार वापस देगी, उसका अनुदान देगी, या फिर उसको आप ये मान सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम कितना 75 करोड़, 75% ऑफ द कॉस्ट, या फिर मैक्सिमम 75 करोड़ सरकार आपको वापस देगी। तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आपको उद्योग के लिए किसी प्रकार की भूमि का रूपांतरण करना है तो उसको आपको किसी प्रकार का टैक्स टूक्स देने की जरूरत नहीं है। 1 एकड़ तक की जमीन या फूड प्रोसेसिंग के लिए 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए सरकार आपको छूट दे रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इस एमएसएमई की जो नीति है उसको लागू करने के लिए, इसके ओवरऑल विजन को हासिल करने के लिए कुछ जो स्कीम्स हैं उनकी बात की गई है पॉलिसी के अंदर। उसके अंदर एक स्कीम है BRUPY। तो ये कुछ नहीं, अभी भी बहुत चर्चाओं में बनी थी, भीमराव अंबेडकर जो आपका उद्यम प्रोत्साहन योजना है। और ये उद्यम प्रोत्साहन किसके लिए? ST, SC, महिलाएं, विशेष रूप से पिछड़ा हुआ कोई तबका हो, इन लोगों के लिए हमने ये योजनाएं नहीं की। और इसके अंदर प्रावधान क्या है? यदि आप 25 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट में छूट कितनी है? 9%। अगर आप 25 लाख तक लेते हो तो 9%, 25 से 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो सब 7%, और यदि आप 5 से 10 करोड़ का लेते हो तो 6%। तो इस प्रकार की ब्याज के अंदर छूट या सब्सिडी आपको सरकार देने का विचार कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना हमारा फोकस है डेवलपमेंट को लेकर के। तो ये भीमराव अंबेडकर उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो आपके इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर भी मेंशन है और अभी अखबारों के अंदर भी चर्चाओं बनी हुई थी कि किस प्रकार से हम समाज कल्याण में जो पिछड़ा हुआ तबका है उद्योग, उसको भी उद्यमी की रेस में लाकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये डन हो गया। फिर इसके अलावा हमने यहाँ लिखा है कि एक मार्जिन मनी होती है। तो हमने इस स्कीम के लिए जितना आप लोन लेते हो उसका 25% और मैक्सिमम 25 लाख तक आप मार्जिन मनी भी ले सकते हो, वो आपको पैसा मिलेगा। और साथ के अंदर हमने एक ट्रस्ट बना रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसका क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। C मतलब क्या है? क्रेडिट, फिर आपका गारंटी ट्रस्ट। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्लियर है? ये हमने ट्रस्ट बना रखा है जिसका नाम अभी आपने देखा होगा। क्या है ट्रस्ट? ये रहा, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें हो क्या रहा है? इसमें सरकार क्या करती है? इस ट्रस्ट के माध्यम से कोशिश करती है कि जो छोटे लोग हैं जिनके पास उद्यम के लिए पैसा नहीं है, कुछ है नहीं रखने के लिए, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन दें। तो इसके लिए हमने ट्रस्ट बना रखा है। इंटरेस्ट लेने में, आपको लोन लेने में बहुत हेल्प करता है। ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखें एक और योजना है भारत सरकार की जिसका नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रोजगार सृजन। तो रोजगार सृजन के लिए हमने क्या बात करी कि यदि कोई विनिर्माण क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र के अंदर 20 लाख रुपए तक का प्रावधान है इसके अंदर, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सको, उद्यमी बन सको। तो ये एक मुख्य योजना, ये भी रोजगार क्रिएट कर रही है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक सामान्य वर्ग बना रखा है और एक हमने विशिष्ट वर्ग बना रखा है। ये 2 वर्ग, आप सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्ग। इसमें खास बात क्या है? यदि आप सामान्य कैटेगरी से हो, नॉर्मल कैटेगरी से हो, तो आपको क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 25% तक और शहरी क्षेत्रों के अंदर 15% तक छूट मिलेगी। और यदि आप विशेष वर्ग से हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तक। कुल मिला के जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर मैक्सिमम आपको पैसा कितना मिल सकता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए? वो मिल सकता है 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग और 20 लाख रुपए सर्विस। लेकिन आपको छूट का प्रावधान कितना है? छूट का प्रावधान सर 15% से लेकर के 35% तक। 15% कहाँ है सर? 15% अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो, शहरों में हो। सर 25% कहाँ है सर? सामान्य कैटेगरी से और गांव में हो। 35% कहाँ है सर? आप विशिष्ट कैटेगरी से हो और आप गांव में हो। क्लियर है? तो ये इस प्रकार के प्रावधान है जो कि इस एमएसएमई की पॉलिसी को और मजबूत करते हैं। तो बेसिकली यही तो है, रोजगार क्रिएट करना, बाकी सारी चीजों पे ध्यान देना। अब इसके लिए इस पॉलिसी का एक मेन हिस्सा है, वो है कि बाजार को स्ट्रेंथन करना। तो बाजार को स्ट्रेंथन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसमें 3 लेवल की बातें की है, एक लोकल लेवल पर, एक राज्य के लेवल पर और एक ग्लोबल लेवल पे। क्या बात करिए लोकल लेवल पर? तो आपको पता होगा लोकल लेवल पर हमारे ई बाजार की हाट से लगती है और ई बाजार के अंदर कंडीशंस होती है कि आपको एमएसएमई से प्रोडक्ट खरीदने हैं। दूसरा,
सरकार खुद क्या कर रही है कि एमएसएमई को बोलती है कि आप हम जो सामान खरीदते हैं, सरकारी संस्थाएं जो सामान खरीदती है, जैम करके पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहां पर भी जो प्रोक्यूरमेंट होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो एमएसएमई को प्रमोट करती है कि यहाँ पर कुछ पैसा है, वो आपका सामान है, हम कर देंगे। इसके अलावा करीब करीब 80% चीजें स्थानीय खरीद को प्राथमिकता दी है, कहां पे, जहां अवेलेबिलिटी हो। और इसके अलावा हमने बिड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, टेंडर डॉक्यूमेंट, एससी एसटी को आरक्षण, इन सभी चीजों के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को आपको छूट दे रखी, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना। डन, क्लियर। फिर अगर बात करते हैं राज्य स्तर पर क्या है, जब हाट बाजार लगते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्टॉल्स होती है, उसमें एमएसएमई वालों को स्टॉल्स देते हैं और उन स्टॉल्स के अंदर जो उनका किराया है उसके अंदर छूट देते हैं। और साथ ही साथ जीआई टैग का देना, जो कि चेन्नई के अंदर हमारी रजिस्ट्री है जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, तो वो जो इंडस्ट्री है आज राजस्थान, ये तो पॉलिसी के टाइम के है, आज राजस्थान के अंदर टोटल 23 जीआई टैग दिए जा चुके हैं, जिसके अंदर लेटेस्ट है वो नागौर वाला जो अश्वगंधा है, उसको हमने जीआई टैग दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर वैश्विक लेवल पे ध्यान करें तो हमने एक मिशन बना रखा है भारत लेवल पर, मिशन निर्यातक बनो, और इसी के तहत 10,000 हमने जो एक्सपोर्ट कार्ड हैं वो बना रखे हैं। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट है वो राज्य से और भारत से बाहर एक्सपोर्ट हो। साथ के साथ अंतरराष्ट्रीय जो मेले लगते हैं वहां पे यदि आप जाते हो तो वहां पे सरकार आपको आने जाने का किराया, फैसिलिटी, ये सब देती है। तो इस प्रकार से हमारा एक प्लान है कि किस प्रकार से हम एमएसएमई को प्रमोट करके आगे लेके जाए। डन। अब ये सब निर्माण हो गया, अब आता है मेन, सर एमएसएमई के अंदर बेनिफिट क्या है? सर आपने बहुत कुछ बता दिया। बेनिफिट है 3 प्रकार के, या तो आप कोई संपत्ति का निर्माण कर रहे हो तो हम आपको निवेश कर रहे हो उसमें छूट देंगे। कैसी छूट? पहली बात तो नॉर्मली रिप्स क्या बोलती है कि 7 साल के लिए आप किसी प्रकार का निवेश करते हो तो आपको हम एसजीएसटी वगैरह में छूट देते हैं। लेकिन अगर आप एमएसएमई हो तो रिप्स बोलती है कि आपका ये जो बेनिफिट है 10 साल तक, एडिशनल 3 साल। तो यहाँ पे देखो 10 साल के लिए आपका जो राज्य का जीएसटी है, एसजीएसटी, उसका 75% आपको वापस मिल जाएगा। डन। एक चीज क्लियर होगी। अगर आप कोई नया उद्यम लगा रहे हो, कोई नया क्लस्टर बना रहे हो, तो उसके लिए क्या छूट है? अगर आपने 5 करोड़ तक का लोन लिया है तो आपको 2% एडिशनल छूट है। ये पैसे कहां से उठा रहे हो? ये रिप्स के माध्यम से आ रहा है। उसके बाद फिर 5 करोड़ तक है तो 2% छूट है। अगर आपने 5 से 10 करोड़ का लोन लिया तो 1% एडिशनल छूट है। और यदि आप 10 करोड़ से आगे बढ़ के 50 करोड़ का लोन लेते हो तो 0.5% की आपको एडिशनल। ये एमएसएमई वालों को एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। 5 करोड़ तक के लोन के लिए 2%, 10 करोड़ तक के लोन के लिए 1%, और 10 से 50 करोड़ तक के लोन के लिए आपको 0.5% की छूट। तो ये हमने बात करी, ये एमएसएमई वाले में अंदर प्रोविजन है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बता दिया। इसके अंदर अगर आप 5 करोड़ तक का लोन देते हो तो आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये ट्रस्ट लेता है। सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, डन। फिर अगर आप आईपीओ के माध्यम से पैसे उठाते हो एनएससी, बीएससी, एक्सचेंज से, तो वहां पर भी आपको 15 लाख तक का एक एडिशनल बेनिफिट दिया जा सकता है। साथ ही साथ यदि आप कोई फॉरेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या कृषि के लिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करते हो, तो उसका 50% जो आपने कॉस्ट लगाया, कोई इक्विपमेंट खरीदा है, ट्रैक्टर खरीदा है, उसकी 50% तक कीमत। लेकिन ध्यान रखना वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ऐसा नहीं है सर मैंने मेरे खेत के लिए खरीदना। अगर आप किसी खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि आप बहुत सारी फैक्ट्रीज लगती है, हमारे यहाँ पे ग्वारगम होता है, तो उसकी इसबगोल की आपने फैक्ट्रीज लगा दी, तो वो फैक्ट्रीज लगती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी एमएसएमई ने प्लास्टिक के लिए कोई दूसरा विकल्प चुना है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसकी कॉस्टिंग का 50%। अगर आप फॉरेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको फिर 5% एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी एमएसएमई को स्ट्रेंथन कर रही है, उसके ये प्रयास है। अब दूसरा थोड़ा सा और देखना, यदि आप ये सारी की सारी एमएसएमई के अंदर हेल्प के प्रावधान है, आप किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से हेल्प लेते हो और वहां पर जाकर के आप कुछ काम कराते हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हो खुद के लिए, आपके जहां पे एक्सपर्ट्स है वो जाकर ट्रेनिंग करते हैं, तो इन चीजों के लिए भी बेनिफिट है। अगर आपने क्वालिटेटिव टेस्ट कराया कहीं पे जाकर के, तो आप देखो, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, आईआईटी है, एनआईटी है, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्री एंड रिसर्च है, इन सब के पास गए और आपने कोई वहां पे कोई इक्विपमेंट खरीदा, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का काम किया ताकि वो एमएसएमई आपकी अच्छी काम कर सके, तो सरकार कहती है ऐसे मामलों में जो आप वहां जाकर के आपने चीज खरीदी है उसका 50% हम दे देंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए हम देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे। दूसरा, क्वालिटेटिव काम किया, टेस्ट कराया, आपने कोई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इनके कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किए, तो उसके लिए भी सरकार बोलती है 50%, मैक्सिमम कितना? 3 लाख। फिर कौशल विकास के लिए 6 महीने तक 50% का खर्चा है वो सरकार उठाती है।
कौशल विकास कैसा, आपके एमएसएमई में काम कर रहे बंदे, उनको आपने कहीं ट्रेनिंग के लिए भेज दिया किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, समझ गए। तो ये इस प्रकार से हम काम करते हैं तो भी हमें बेनिफिट है। अब दूसरा, इसके अंदर अगर आप कुछ सतत विकास या नवीकरणीय ऊर्जा में काम करते हो तो इसके अंदर बेनिफिट आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए एक उद्यम के लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जीरो वेस्ट, ऐसा कोई पर्यावरण के लिए काम किया तो 50% पैसा मिलेगा। फिर आपने नवीकरण ऊर्जा के लिए काम किया तो 100% आपको विद्युत शुल्क के अंदर छूट है। वो तो वैसे भी आपको रिप्स के अंदर प्रावधान अवेलेबल है। इसी के साथ अगर क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हो, कोई नई मशीन लाते हो तो 10% उसमें आपकी सहायता मिल जाएगी। जो आपकी मशीन की कीमत है, मान लो 100 रुपए की मशीन है, 10 रुपए आपको राज्य सरकार दे देगी। और लास्ट के अंदर अगर आपने ग्रीन रेटिंग के लिए कुछ काम किया है तो उसके अंदर भी जो आपके खर्चे वगैरह लगे हैं उसके अंदर 50% पैसा कौन देती है, राज्य सरकार देती है। तो इस प्रकार से लास्ट एक इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने क्लोजअप बना रखा है ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। अब कहीं आप मेलों में गए, यदि मेला आपका राजस्थान के अंदर है तो 75% जो स्टॉल की रेट है, स्टॉल का जो किराया जहां आपने अपनी लगाई है उसको सरकार देती है वापस। लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 37,500 रुपए। यही अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे जाओगे तो 75% तो सब जगह है, लेकिन मैक्सिमम 1,12,000। और विदेश गए तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो 1.5 लाख तक आपको हम वापस सब्सिडी देते। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप कहीं गए, वहां पे आपने स्टॉल लगाई मेले के अंदर, स्टॉल के अंदर खर्चा आएगा। राजस्थान में है तो मैक्सिमम 37,500, भारत में है तो 1,12,500, और अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है तो 1,50,000। आप राजस्थान के अंदर मैक्सिमम 3 इवेंट एक साल के अंदर अटेंड कर सकते हो, भारत के लेवल पे 2 इवेंट, और विश्व के अंदर 1 इवेंट आप एक साल में कर सकते हो। दूसरा, राजस्थान के अंदर आपके कोई भी उस इवेंट में भाग लेने के लिए आप एमएसएमई हो, आपके 2 बंदे गए तो उनको हम 3rd AC का किराया देंगे। यदि आप राष्ट्र के लिए गए तब भी हम आपको 3rd AC का किराया देंगे, और यदि आप विदेश में गए तो आपको इकोनॉमी का हवाई किराया देंगे। तो इस प्रकार के बेनिफिट है। इसके अलावा कुछ ई-कॉमर्स करोगे, डिजिटलाइज करोगे, आपने POS, पॉइंट ऑफ सेल, बार कोड, ऐसा कुछ खरीदा, लेकिन आप एमएसएमई हो तो आपको 75% यानी कि अधिकतम 50,000 की सरकार छूट देगी। साथ ही साथ अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हो, कुछ करते हो, तो 75% कितना, 75% आपको पुनर्भुगतान दिया जाएगा। तो ये एमएसएमई के बारे में बातें हैं जो सरकार आपको इस प्रकार से हेल्प करती है। इससे क्या है, एमएसएमई का इकोसिस्टम बनाने का हमारा प्रयास है। कुछ नॉन फिजिकल भी है, इसके अंदर क्या है, जमीन वगैरह देना सरकार, ये सब है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से है, तो प्री के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए आपको इसको एक बार देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारी जो एमएसएमई की पॉलिसी खत्म होती है। इस पॉलिसी के माध्यम से हमने 3 लेवल का स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, काम कैसे लागू हो सकते हैं। तो जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स है जिसका अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, और ये 10 करोड़ तक का कोई भी निर्णय लेना है तो उसकी जांच करके खुद कर सकते हैं। 10 करोड़ से ऊपर का निर्णय है तो उसके लिए आपको जो हमारा उद्योग और वाणिज्य हमारा विभाग है उसके आयुक्त है, वो इन चीज को देखेंगे। और इसके ऊपर भी कोई समस्या है तो राज्य स्तरीय एक समीक्षा समिति बन रखी है जिसके अंदर कोई ना कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, वो आपकी इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये जो पॉलिसी है होलिस्टिकली आपको इन सभी क्षेत्रों के अंदर हेल्प करती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रिप्स के बेनिफिट और एमएसएमई के बेनिफिट ऐसा नहीं कि सबको आप अलग अलग करके ले लो। यस, आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, आपका स्वागत है, आप निवेश लेके आ रहे हो, स्वागत है, लेकिन ओवरऑल आपको बेनिफिट किसी भी एक स्कीम का लेना है। यूं नहीं कि सारे के सारे बेनिफिट ले लो। अगर एड ऑन है आप ले सकते हो, पर दोनों स्कीम का अलग अलग बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी क्लियर की थी जब रिप्स की बात कर रहे थे, और अभी भी ये बात स्पष्ट कर रहा हूं। तो इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने लिखी कि उद्यमी रिप्स या फिर दोहरा लाभ नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हमने अलग अलग, और उद्योग और वाणिज्य विभाग है वो इस स्कीम को ढंग से देखता है। तो इसी के साथ ये हमारी पॉलिसी खत्म होती है। इसको अगर जोट डाउन करें तभी बहुत अच्छी बात है, जोट डाउन नहीं कर पा रहे तो ये जो आपके लिए पीपीटीज वगैरह अवेलेबल कराई है इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, कोई भी इश्यू होता है प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।